गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे राजनीति विज्ञान CUET में पन्नाराम बावरी एक बार फिर से राजनीति विज्ञान के 4th चैप्टर के साथ है। आज हम पढ़ेंगे विद द पॉइंट ही चलेंगे, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है और CUET में आपको अच्छे अंक अगर लाने हैं तो आपको एकदम पॉइंट के साथ ही आपको पढ़ना होगा। आज हमारा टॉपिक है भारत के विदेश संबंध। ये हमारा 4था चैप्टर है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो हमारी पुस्तक है। हाँ, ये हमारा 4था अध्याय है। इसमें दिया गया है भारत के विदेश संबंध, इंडियाज एक्सटर्नल जो रिलेशंस है। हमने पहला चैप्टर पढ़ा जिसमें आपने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, दूसरे में लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी, तीसरे में हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा, योजना आयोग के बारे में पढ़ा, या फिर देश में विकास को किस तरह से स्थापित करना था, ये सारी बातें पढ़ी। अब हमारा 4था अध्याय है भारत के विदेश संबंध। ऐसी क्या क्या उसमें परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों ने हमारे विदेश संबंधों को निर्धारित किया। तो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं आपके, इंटरनेशनल जो आपके संदर्भ है उसमें बताया गया है आपके यहाँ से जो सेकेंड वर्ल्ड वार है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो संस्था है UNO, उसका उदय होना, या उपनिवेशवाद की समाप्ति हो रही थी उस समय, या नए जो स्वतंत्र देश थे उनका उदय होना और उन देशों में क्या आना, चुनौतियां आना। साथ में जितने भी नए देश आजाद हो रहे थे यूरोप की महाशक्तियों से, उनके सामने एक समस्या थी नियोजित विकास की समस्या। हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की, जब वो समाप्त हो गया 1939 से 1945। जैसे ही हमारा विश्व युद्ध समाप्त होता है, समाप्त होते ही हमारे सामने फिर से एक चुनौती पैदा आती है, या उसके सामने देख पा रहे हो कि अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश आजाद होते हैं। तो भारत भी एक ऐसा देश था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आजाद होता है। तो ये इस प्रकार के इंटरनेशनल कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां थी उस समय। और क्या हो रहा था, जैसे ही अपना वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके बाद में दोबारा से इस प्रकार का युद्ध नहीं हो, शांति स्थापित हो, वैश्विक शांति स्थापित हो, तो हम किसकी स्थापना कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय संस्था UNO की स्थापना हुई थी 1945 में। उसके बाद में किसका यहाँ पे क्लब्स हो गया था, उपनिवेशवाद का, यानी जो बाहरी शक्तियां थी जैसे यूरोप के देश है, उन लोगों ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था, तो उनकी समाप्ति होना। इसके अलावा नए देशों का जो उदय हो रहा था और उनके सामने जो चुनौती आ रही थी, या किस तरह से नए देश अपना विकास करेंगे, सुनियोजित विकास करेंगे, ये ऐसी कुछ चीजें थी। इन चीजों की वजह से हमने किसके ऊपर ध्यान दिया, हमने दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी पे। ये सारी की सारी बातें आधार है, किस बात का आधार है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बनने के पीछे, या जो हमारी विदेश नीति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1946 से लेके प्रधानमंत्री के साथ में विदेश मंत्री भी रहे थे, तो उनके हाथ में ये सारी चीजें थी। हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध का जब दौर चला, जैसे ही अपना सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ 1945 के बाद में, आप देख पा रहे हो कि संसार 2 भागों में बंट गया। जो USA है उधर USSR है, पूंजीवादी मॉडल हमने पहले पढ़ रखा है। उन्होंने एक संगठन बनाया नाटो 1949, और समाजवादी जो लोग हैं, सोवियत संघ का जो खेमा है, उसने वार्सा पैक्ट बनाया 1955। अब देखो हमारे सामने 2 ऑप्शन थे, या तो हम क्या करें, पूंजीवादी विचारधारा को क्या करें, उसको ग्रहण करें, तो हमारे को कहाँ जाना पड़ेगा, अमेरिका के साथ में जाना पड़ेगा। अगर हम सोवियत संघ की विचारधारा को शामिल करते हैं या उसको ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसके दोस्त हो जाएंगे और अमेरिका के क्या हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। ऐसी कुछ चीजें कौन से देशों के सामने थी, विकासशील देशों के सामने थी। भारत भी एक कैसा देश है, विकासशील देश है। अब देखो हमारा देश एक विकासशील देश है, तो हमारे सामने क्या समस्या आ गई, सुरक्षा की समस्या, क्योंकि विश्व 2 खेमों में बंट गया था। इसके अलावा कैसा विकास, आर्थिक विकास होना चाहिए, इकोनॉमिक का विकास होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जितने भी विकासशील राष्ट्र थे उनके साथ ये बातें थी, तो भारत के साथ भी थी। इसलिए हम क्या देख पा रहे थे, अगर हम अमेरिका के साथ चले गए तो भी मुश्किल, इनके साथ चले गए तो भी मुश्किल। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने ना तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया था, और नहीं हमने कौन से मॉडल को अपनाया, समाजवादी मॉडल को। हमने कौन सी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था, हमने अपनाया था मिश्रित अर्थव्यवस्था को। इसलिए मार्च 1949 में पंडित नेहरू का एक कथन है कि स्वतंत्र विदेश नीति, यानी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उस नीति की तो क्या है, यह क्या है, आजादी की सच्ची कसौटी है। अगर आपको सच में आजादी चाहिए, इसके लिए किसी भी एक स्वतंत्र देश को क्या करना पड़ेगा, अपनी विदेश नीति क्या करनी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी। हम दोनों ही खेमों में शामिल न होकर हम क्या करना चाह रहे हैं,
हम एक अलग ही प्रकार का रवैया अपना रहे हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए, विदेश नीति को अपनाने के लिए। आओ हम आगे चर्चा करते हैं। क्या विदेश नीति का भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में क्या संवैधानिक रूप से प्रावधान किया गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया है। हमारे संविधान में किसी प्रकार का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है किसके बारे में? विदेश नीति को लेकर। तो फिर हम कौन से भाग को कह सकते हैं कि वहां पे विदेश नीति को या विदेश नीति के जो बिंदु है या उसकी बातें हैं वो शामिल है? यानी हमारे संविधान का जो भाग 4 है, कौन सा भाग 4 है, जिसमें डीपीएसपी का उल्लेख है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में बताया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी क्या करने के लिए कि राज्य का विकास कैसे हो। तो हम इसमें 3-4 बातें देख पा रहे हैं। क्या क्या बताया हुआ है वहां पर? आर्टिकल 36 से 51 है आपका। आर्टिकल 51 जो है विशेष रूप से किसकी व्याख्या करता है? यह आपकी विदेश नीति के बारे में बताता है। यानी विदेश नीति के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करने वाला जो आर्टिकल है संविधान का, कौन सा है? अनुच्छेद 51। देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं उसमें। यानी भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या देगा? बढ़ावा देगा। ये हमारी संवैधानिक आधार है। न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। संसार भर में जितने भी देश है उनके साथ में कैसे संबंध स्थापित करने का प्रयास हम करेंगे? न्याय संगत और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संधि पालन। कैसी संधि? अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संधियां और समझौते होते हैं उसका भारत क्या करेगा? पालन करेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनका समाधान हम कौन से तरीके से करेंगे? बातचीत के माध्यम से। यानी लड़ाई झगड़े में हम क्या नहीं कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक आधार अगर आपको कोई पूछ ले तो आप कहना कि हमारी विदेश नीति का जो संवैधानिक आधार है वह कहाँ पे उल्लेखित है? डीपीएसपी संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51, क्योंकि डीपीएसपी का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में किया गया है। तो हम उसके तहत कौन कौन सी बातों को क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी विश्व शांति और सुरक्षा होनी चाहिए, भारत इस बात को अपनाता है। साथ में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध हमारे होने चाहिए। किसी भी देश के साथ में हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? न्याय संगत होने चाहिए, सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए। यानी किसी भी देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका भारत क्या करेगा? मान सम्मान करेगा। जितनी भी इंटरनेशनल आपकी समझौते या संधियां होती है उनका भारत क्या करेगा? पालन करेगा। साथ में इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट यानी होते हैं विवाद, उन विवादों का भारत क्या करेगा? निपटारा कैसे करेगा या समाधान कैसे करेगा? बातचीत के माध्यम से। लगातार आप थोड़ा सा तेज गति से चलने का प्रयास करें क्योंकि समय बहुत ही हमारे पास है, कम है। ये हो जाएगा आपका विदेश नीति के 4 वो बातें जो हमारे डीपीएस की या डीपीएसपी में बताई गई है या संवैधानिक आधार है हमारी विदेश नीति का। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या है? हमने किसी भी विचारधारा को नहीं अपनाया, ना तो पूंजीवाद है ना हमारा समाजवाद है। हम क्या करने जा रहे हैं? एक मिनट। हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? हम करने जा रहे हैं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना। अब देखो ये क्या है? द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इसके जनक कौन माने जाते हैं? आपके सीयूईटी में सीधा सवाल आता है, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि इस नीति को कौन सी नीति कहते हैं? असंलग्नता की नीति कहते हैं, यानी किसी में भी संलग्न नहीं होना, असंलग्नता की नीति कहते हैं। अफ्रीका और एशिया में उस समय क्या चल रहे थे? नेशनल मूवमेंट चल रहे थे। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पे बनता है, इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध किससे है? तो आप याद रखना, इंडियन नेशनल आर्मी का जो संबंध है जिसकी स्थापना विदेश में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो आप सीधे सीधे को गुटनिरपेक्षता की जो नीति है किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना, एक अलग ही नीति अपनाना। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि सच्ची आजादी की जो कसौटी है वो क्या है? अपनी जो विदेश नीति है क्या करना? स्वयं बनाना। यानी विदेश नीति ही देश की आजादी को क्या करती है? परिभाषित करती है, उसकी डेफिनेशन को क्या करती है? सही तरीके से परिभाषित करती है। आओ हम देख पा रहे हैं जनक कौन है गुटनिरपेक्षता की जो नीति है या नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी आपको दिख रही है, तो आपको उत्तर देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा उस समय आपको पता होगा 1945 का दौर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, 2 महाशक्तियां उभर कर आ गई थी, सोवियत संघ और उधर अमेरिका आ गया था। पूंजीवाद और साथ में कौन सी आइडियोलॉजी थी वहां पर समाजवादी विचारधारा थी। उस समय अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश आजाद हो गए थे, उनके सामने अपने ही देश को क्या करने के लिए? स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, साथ में विकास जो है सुनियोजित तरीके से कैसे हो, इस प्रकार की समस्याएं थी।
तो हम कह पा रहे हैं कि इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी अपनी जो विदेश नीति है उसमें हम क्या शामिल करेंगे, गुटनिरपेक्षता की जो पॉलिसी है उसको शामिल करेंगे। INA सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस स्लाइड से मेरे को दिख रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध किससे है, सुभाष चंद्र बोस से है। कारण क्या थे, ऐसे क्या क्या कारण थे कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति की पालन कर रहे थे या उस नीति को अपना रहे थे। उस समय हम देख पा रहे थे शीत युद्ध का दौर, यानी जो कोल्ड वार था, क्योंकि शीत युद्ध जो था दो विचारधाराओं का युद्ध था। कितनी विचारधाराओं का युद्ध था, शीत युद्ध दो विचारधाराओं का युद्ध था। एक हेमा अमेरिका वाला था, दूसरा आपका सोवियत संघ वाला था। हमारे को किसी भी विचारधारा को नहीं अपनाना था, हमारे को क्या करना था, मध्य मार्ग अपनाना था। कौन सा मार्ग अपनाना था, हमारे को तो मध्य मार्ग अपनाना था। और मध्य मार्ग हमने कैसे अपनाया, क्योंकि हमने जो ना तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया था, ना ही समाजवादी मॉडल को अपनाया था। हमने कौन से मॉडल को अपनाया था, हमने यहाँ पे मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसको अपनाया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि उस समय का जो दौर था, शीत युद्ध का दौर था, तो हमारे सामने क्या एक नई चुनौती थी कि हम अपनी नीति खुद बनाए। यूएनओ का जो गठन हो गया था 1945 में, 24 अक्टूबर आगे के अध्याय में आपका आएगा, तो दूसरी पुस्तक हम पढ़ेंगे। इसके अलावा परमाणु हथियारों को लेकर पूरी की पूरी जो दुनिया थी उसमें प्रतिस्पर्धा थी, होड़ थी, ये कुछ कारण थे। इसके अलावा औपनिवेशीकरण, जितने भी यूरोप के देश थे जिन्होंने अन्य देशों को गुलाम बना के रखा था या उपनिवेश बना के रखा था, तो उन देशों को अब आज़ाद कर रहे थे। अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे। तो ये भी एक कारण है, किस कारण, हाँ, गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसका पालन करने का। साथ में चीन में आपको मालूम होगा सीपी यानी कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसका शासन क्या हो रहा था, स्थापित हो रहा था। 1949 की आप कहानी याद करो। हम बात करते हैं नेहरू की। नेहरू की क्या भूमिका है हमारी फॉरेन पॉलिसी बनने में, तो हम बात करेंगे 1946 से 1964 तक जो पंडित नेहरू है भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे, साथ में क्या रहे, विदेश मंत्री रहे। क्या रहे, साथ में क्या रहे, विदेश मंत्री रहे। अब देखो उन्होंने हमारी जो विदेश नीति थी उसके कितने उद्देश्य बताए, तो हम कह पा रहे हैं हमने 3 उद्देश्यों को क्या रखा, हमारी जो विदेश नीति थी उसके केंद्र बिंदु में रखा, सेंटर में रखा। हम बात करते हैं कठिन संघर्ष से प्राप्त जो संप्रभुता है उसको बचाना। इसका मतलब क्या है, हमारे को जो डेमोक्रेसी मिली है एक लंबे संघर्ष के बाद में मिली है। 1600 में अंग्रेज आए और उसके बाद में कितनी महाशक्तियों ने हमारे देश को अलग अलग तरीके से क्या किया, अपने को गुलाम बनाया या कह सकते हैं कि हमारे को शोषित किया। तो आजादी भी बड़ी कठिन तरीके से अपने को मिली थी, देश का विभाजन हो गया था, जो हमारे देश को संप्रभुता मिली थी और हम जो आजाद हो गए, हमारा संविधान हमने खुद ने बनाया था। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से हम क्या कह रहे थे, हमारी विदेश नीति में इसकी रक्षा करनी है, संप्रभुता की रक्षा करनी है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, क्षेत्रीय अखंडता जो है उसको बनाए रखना है। आपने देखा कि दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा था कि राज्यों का निर्माण और उनके पुनर्गठन की समस्या हो गई थी। पोटिश्री रामुलु वाला आप याद करो, आंध्र प्रदेश वाली, उसके बाद में बहुत सारे राज्य बने थे। तो जो क्षेत्रीय अखंडता थी उसको बरकरार रखना है। इसलिए अपने को क्या करना है कि अगर हम पूंजीवादी विचारधारा को शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को क्या करना पड़ेगा, अमेरिका की बात को मानना पड़ेगा। अगर हम उसके दोस्त हो गए तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के दुश्मन हो रहे हैं। अगर हम समाजवाद की विचारधारा को अपना रहे हैं तो उधर उसके दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए हम ना तो किसी से दुश्मनी रखना चाहते हैं, इसलिए हम तो क्या करना चाहते हैं, मध्य मार्ग अपनाना चाहते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। 1946 1964 पीएम और विदेश मंत्री का जो उनके पास से पद था, जो जिम्मा था, तो नेहरू की भूमिका है किस मेरे, हाँ, फॉरेन पॉलिसी में। ये 3 बातें आप याद रखो, यानी जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी पर्पज को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, विदेश नीति का शरण कर रहे हैं या विदेश नीति का पालन कर रहे हैं। आगे आओ, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, 2 खेमों से दूरी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम क्या कर रहे थे, मध्यस्थता की नीति अपना रहे थे। कौन सी नीति, मध्यस्थता की नीति की। दोनों ही महाशक्तियों के साथ में हमारे जो संबंध है ना वो बेहतर होने चाहिए। ना तो हम अमेरिका से लड़ना चाहते हैं, ना हम सोवियत संघ से लड़ना चाहते हैं। यानी अपनी मारवाड़ी भाषा में अगर बोले तो मीठा राम राम। कैसा राम राम, मीठा राम राम। उसके बाद आप आओ शांति अभियान। अब देखो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 23 अक्टूबर 1945 आपकी उस पुस्तक में आएगा। इसकी स्थापना पूछेगा तो अपने को बेहतर याद रखना पड़ेगा। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में आप देख रहे हो जो जान माल की हानि हुई, संसार में किस तरह से जो हिंसक चीजें उस समय घटित हुई,
तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर रहे थे, एक ऐसे संगठन की स्थापना हमने एक वैश्विक स्तर पे करी थी, उसको यूएनओ नाम दिया गया था। तो यूएनओ जो शांति अभियान चलाता है या विभिन्न देशों के बीच में जो शांति के लिए सेना बुलाता है या सहयोग मांगता है, तो ऐसे समय में भारत ने क्या किया, हमेशा ही शांति अभियान में किसका सहयोग किया है, यूएनओ की बात को माना है। कोरिया संकट की चर्चा हम उस पुस्तक में करेंगे, 1950 से 53 की बात है। उस दौर में भी भारत ने इन सभी चीजों को रोकने के लिए प्रयास किए थे। ये कुछ कारण थे कि हम क्या कर रहे थे, दोनों ही खेमों से दूर रहना चाह रहे थे। उसके बाद में हमारी जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति की आलोचना हुई है, क्योंकि आप पिछले वाले स्लाइड में देखो कि हमने तीन उद्देश्य अपनाए थे विदेश नीति के। क्षेत्रीय अखंडता को क्या करना, बनाए रखना, यानी अगर दूसरे देश की कोई क्षेत्रीय अखंडता है ना, तो उसमें हम क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा हम देख पा रहे थे कि कोई देश ऐसा है जो क्या कर रहा है, दूसरे देश के साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, तो भारत उसकी क्या करेगा, आलोचना करेगा, टिप्पणी करेगा। लेकिन देखो हमारे साथ में एक बात घटित हो गई यहाँ पर, हमारी विदेश नीति की बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी करी है। हम ज्यादा उसको गहराई में नहीं जाएंगे, मोटा मोटी जो आपके सीयूईटी की दृष्टि से जो आपके सवाल बन रहे हैं, मैं उन्हीं को कवर करना चाह रहा हूं। 1956 इस तारीख को आप याद रखो, ये जो साल है 1956 का, इस साल में दो घटना घटी थी। एक तो ब्रिटेन के द्वारा मिस्र पे आक्रमण करना, मामला कौन सा था, स्वेज नहर का मामला था। कौन सा मामला था, अपनी भूगोल में पढ़ा होगा स्वेज नहर के बारे में, और अगर आपको और ज्यादा पढ़ना हो तो आप इसको सर्च करके पढ़ लेना, क्योंकि हमारे को क्या करना है, पॉइंट से ही चलना है। 1956 की घटना है, ब्रिटेन के द्वारा क्या करना, मिस्र के ऊपर आक्रमण करना। तो उस समय क्या होता है कि जब ब्रिटेन मिस्र पे आक्रमण करता है, तो भारत इस प्रकार के आक्रमण की क्या करता है, आलोचना करता है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है उसमें विश्व शांति को अपनाया गया है कि वैश्विक शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रहनी चाहिए। तो ब्रिटेन की क्या करता है, भारत आलोचना करता है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, पंडित नेहरू का जो झुकाव था वो किसकी तरफ था, सोवियत संघ की तरफ था। यानी रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को 1955 के आसपास कह रही थी कि मैं एक समाजवादी पार्टी हूं। तो ये कुछ कारण थे, इसकी वजह से सोवियत रूस के द्वारा जब हंगरी पे आक्रमण किया गया तो भारत ने किसी भी प्रकार की आवाज नहीं निकाली। ये एक बहुत बड़ा मैटर था जिस पर पूरे संसार भर में भारत की विदेश नीति की आलोचना हुई कि भारत तो क्या करता है, कहीं ना कहीं सोवियत संघ का क्या ले रहा है, पक्ष ले रहा है। ब्रिटेन के समय वाले में एक ही साल में दोनों घटना घटित हुई थी, 1956 और 1956 में। ब्रिटेन के मामले में तो क्या कह रहा है, ब्रिटेन को गलत बता रहा है, और ये भी तो गलत ही है, सोवियत से जो रूस है हंगरी पे आक्रमण कर रहा है, भारत चुपचाप बैठा है। ये बात ठीक नहीं है। आप इस स्लाइड में देखो, बहुत बढ़िया चीजें आपको यहाँ पे दिख पा रही है। 1956 की जो ये जो बातें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट करते जाइए। आगे चलते हैं हम आगे की स्लाइड में। एफ्रो और एशियाई संबंध के बारे में बताया गया है। हमारी जो एकता है ना अफ्रीका और एशिया के देशों में, उसके क्या क्या बिंदु बने, उसका इतिहास क्या रहा है। क्योंकि आपने देखा 1945 में बहुत सारी जगह क्या हो रहा था, 1945 में जब अपना विश्व युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप की महाशक्तियां देशों को क्या कर रही थी, आजाद कर रही थी अफ्रीका और एशिया के देशों में। ऐसे समय में अगर हम गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हैं तो इसके लिए अपने को बहुत सारे देशों का सहयोग लेना पड़ेगा। दूसरे देशों में भी ये बताना पड़ेगा कि अपनी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, हाँ खुद बनानी चाहिए। क्योंकि इतने दिन तो हम गुलाम थे ही थे, अगर आज भी हम दूसरे लोगों की विचारधारा को अपनाएंगे तो कहीं नहीं क्या हो जाएगा, हम फिर से वैचारिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हम बात करते हैं अफ्रीका और एशिया के देशों के संबंधों की। ये देशों के संबंध कैसे कैसे बने, मार्च 1947, ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। देखो देश आजाद होने से है ना कुछ महीने पहले, मार्च का महीने 1947 में नई दिल्ली हमारी जो राजधानी है, वहां पर एक सम्मेलन होता है। कौन सा, एशियाई संबंध सम्मेलन। इसका मतलब क्या है, एशिया के जो देश है उनका एक सम्मेलन होता है, एशियन है ना रिलेशंस कॉन्फ्रेंस होता है। तो आपको तारीख याद रखनी है, मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन यानी एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। अब देखो भारत क्या करता है, इंडोनेशिया की जो आजादी है वहां पे डच लोगों का शासन था। किसका था, डच। ये भी एक यूरोपीय महाशक्ति थी। डच लोगों को वहां से जाना चाहिए, इंडोनेशिया को आजाद कर देना चाहिए, इस प्रकार की बात कौन कर रहा था, भारत कर रहा था। इसका मतलब क्या है, भारत ये चाह रहा कि मैं भी आजाद हो गया और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी क्या करना चाहिए, यूरोपीय महाशक्तियों को उनको आजाद कर देना चाहिए। 1949 में बहुत अच्छी बात है, अफ्रीका और एशियाई एकता सम्मेलन क्या करवाया गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है बांडुंग सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, बांडुंग सम्मेलन। ये आपके आयोजित हुआ था कहां पर,
इंडोनेशिया में। कहाँ पे आयोजित हुआ था? 1955 में। कौन सा सम्मेलन है? बांडुंग सम्मेलन। अफ्रीका और एशिया के देशों में क्या एकता स्थापित करने के लिए जो एक सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन 1955 में, उसका स्थान पूछा जा सकता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। कौन सी राजधानी है? हाँ, यहां पर जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम है बांडुंग सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? बांडुंग सम्मेलन है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट अगर सवाल इस स्लाइड से मेरे को जो दिख रहा है वो है कौन सा? गुटनिरपेक्ष जो हमारी आंदोलन है, या कह सकते हैं कि शिखर सम्मेलन जो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव रखी गई, कौन से आंदोलन की? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव रखी गई वो रखी गई थी आपके बांडुंग सम्मेलन 1955 में। कहां पर? इंडोनेशिया, जकार्ता में। और 1961 में बेलग्रेड, युगोस्लाविया में कौन सा रे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तारीख आप याद रखो 1961, यानी साल आप याद रखो। उसके बाद में हम क्या देख पा रहे हैं? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के हम क्या है? पूरी तरह से विरोधी है, क्योंकि रंग भेद और नस्ल भेद का जो आंदोलन चला था कहां पर? दक्षिण अफ्रीका का। उसमें भी भारत ने कहा था कि बिल्कुल अफ्रीका को क्या करना चाहिए? हाँ, आजाद कर देना चाहिए। रंग भेद और नस्ल भेद के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी राष्ट्र को हम क्या नहीं कर सकते? उपनिवेश नहीं बना सकते। तो इस तरह से अफ्रीका और एशिया के जो संबंध थे, तो एकता की जो बातें थी, उनकी नींव, उनका इतिहास इस प्रकार से रहा है। मार्च 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन का होना, इंडोनेशिया की आज़ादी का भारत के द्वारा समर्थन करना, क्योंकि वहाँ पे डचों का शासन था। उसके बाद में 1949 अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन, 1955 यानी 1955 में बांडुंग सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 1961 गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो हम कह सकते हैं युगोस्लाविया, बेलग्रेड। उसके बाद में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो विरोधी विचारधारा भारत की है, यह भी एक प्रकार से अफ्रीका और एशिया देशों की एकता के लिए परिचायक कारक है। रंग भेद, नस्ल भेद जैसे जो आंदोलन कहाँ पे चल रहे थे अफ्रीका में, उनका भी भारत ने क्या किया था? बिल्कुल अफ्रीका में उस आंदोलन को और प्रभावी बनाने के लिए भारत ने कहा था कि बिल्कुल छोड़ना चाहिए दूसरे देशों को, गुलाम जिसने भी बना रखा है छोड़ देना चाहिए, उनको आजाद है। ये कुछ बातें हुई थी हमारी विदेश नीति के संबंध में कि हमने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, यानी किसी भी खेमे में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे। उसके बाद में इस पार्ट में और चर्चा करेंगे चीन के साथ शांति और संघर्ष। हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, मैकमोहन रेखा जो हमारी है चीन और भारत के बीच में है, और भारत और चीन के साथ में शांति और संघर्ष की हम चर्चा करेंगे। पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना। 1949 चीन जनवादी चीन बना। इसका मतलब क्या है कि 1949 में चीन में जो क्रांति हुई, माओ त्से तुंग एक बड़े नेता थे, तो कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, और उस कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देने वाला अग्रिम देश कौन सा था? भारत। यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जब वहां पे सरकार बनी 1949 की बात है, चीन में जो क्रांति हो रही थी, और चीन जनवादी चीन जो बन गया था, माओ त्से तुंग वहां का बड़ा नेता था, नेतृत्व करता था, तो भारत ने उसका क्या किया? इस सरकार का समर्थन दिया। और नेहरू और चाउ एन लाई, हाँ, वहां के चीन के प्रमुख एक व्यक्ति है, उनका नाम है चाउ एन लाई, उनके संबंध बहुत बढ़िया थे। उनके संबंध क्या थे? बहुत बढ़िया थे। और चीन और किसके साथ में? भारत के साथ में, या चीन और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते की आपको तारीख और साल याद रखनी है, 29 अप्रैल 1954। उसको कहते हैं पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। 5 बातों पे हमने सहमति दर्ज करी थी चीन और भारत में। सवाल ऐसा बन सकता है कि पंचशील समझौते का संबंध किन 2 देशों से है? भारत और चीन से है। किस किस के बीच में हुआ था? नेहरू और चाउ एन लाई। क्योंकि नेहरू और चाउ एन लाई दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। उस समय चीनी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, और ऐसा माना जाता था कि चीन और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। इसमें प्रमुख भूमिका नेहरू की मानी जाती है। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954। 5 बातें आप बढ़िया से याद रखो यहाँ से। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसका मतलब क्या है कि हम शांति कायम करेंगे, साथ में अन्य आक्रमण, किसी पर भी हम क्या नहीं करेंगे? आक्रमण करेंगे, एक दूसरे को आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अलावा अखंडता, या देश की जो अखंडता है उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो आंतरिक मामले होंगे, चाहे चीन के हो चाहे भारत को, कोई भी देश है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
परस्पर सहयोग व लाभ को हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। इन 5 बातों पे जो सहमति बनी उसको क्या कहते हैं, पंचशील समझौता कहते हैं। किन 2 देशों के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। मैं प्रयास कर रहा हूं कि कम समय में आपको मैं ज्यादा कुछ मैटर दे सकूं, ताकि आप सीयूईटी में राजनीति विज्ञान में ना आउट ऑफ जितने भी आपके अंक आएंगे वो सारे के सारे सवाल आपके सही होने चाहिए। 40 आपके सवाल करने होते हैं 50 में से, कुल मिला के 200 नंबर का जो डोमेन सब्जेक्ट होता है आपका राजनीति विज्ञान, सारे के सारे आपके सवाल है सही हो। इसके लिए लगातार हम प्रयास है। एक बार आप फटाफट इसको पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। इन बातों से अपने को लग रहा है कि भारत और चीन जो है उनके संबंध बहुत बढ़िया थे। ये कुछ चीजें थी कि जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो भारत ने उसका समर्थन किया था। या हम कह पा रहे पंचशील समझौता जो है 29 अप्रैल 1954 है। या हमारी 5 जो बातें हुई है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, अनाक्रमण है, अखंडता है, पारस्परिक जो मामले है, आंतरिक मामले उनमें हस्तक्षेप नहीं करना है, परस्पर सहयोग करना है, लाभ को बढ़ावा देना है। इसके अलावा भारत और चीन की जो सीमा है उस पर एक अर्ध सैनिक बल तैनात था, पैरामिलिट्री उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अर्ध सैनिक बल। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा हुआ था, भारत के गृह मंत्री जिनका नाम था पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई थी। उन्होंने बहुत बार नेहरू जी को समझाया था कि आप चीन के साथ जो इस प्रकार के व्यवहार रखते हो उसको थोड़ा सा बदलने का प्रयास करो, क्योंकि चीन की मंशा उनको ठीक नजर नहीं आ रही थी। फिर भी इतने वरिष्ठ आदमी के कहने के बाद भी नेहरू जी ने उनकी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लिया। और जब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और नेहरू जी को पटेल जी ने कहा था कि भाई जो हमने अर्धसैनिक बल तैनात कर रखा है ये थोड़ा सा क्या है, गलत बात है, लेकिन हमारे को कभी आशा ही नहीं थी या हमारे को ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, चीनी या चीनी जो हिंदू है दोनों भाई भाई है। इस प्रकार की बातें हो रही है। पंचशील समझौता नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में हो रहा है। वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी बन रही 1949 में जनवादी चीन बन रहा है, उसको भारत ने पहला देश है जिसने उसने उस पार्टी को मान्यता दी, उस सरकार को मान्यता दी। तो फिर हमारे साथ चीन का जो युद्ध है उसकी तो कोई आशंका ही नहीं है, यानी कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जो दिखता है कि ये होगा नहीं वो होकर ही रहता है। यहाँ पे एक घटना घटित होगी, देखो कैसे भारत और चीन के साथ में एक चीनी आक्रमण 1962, द चाइनीज इन्वेशन 1962। अब देखो भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा, उसको कहते हैं चीन का आक्रमण 1962। शुरुआत चीन करेगा। कौन कौन से 2 ऐसे मुद्दे थे, हालांकि मुद्दे तो बहुत सारे थे, प्रमुख 2 मुद्दे आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ऐसी 2 कौन कौन सी बातें थी, चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। आओ बच्चों हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है सीमा विवाद। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। तो 2 क्षेत्र ऐसे थे, एक तो आपका अक्साई चीन है, लद्दाख का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के पास। अभी लद्दाख तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, हमने प्रथम चैप्टर में पढ़ा था। जम्मू कश्मीर लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम के तहत इनको केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है उसको कहते हैं नेफा, उत्तरी पूर्वी जो सीमांत क्षेत्र है उसको नेफा कहते हैं। बहुत अच्छे से आप याद रखो, अक्साई चीन का क्षेत्र किस में आता है, लद्दाख में आता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, नेफा कहते हैं। अब देखो अक्टूबर 1962 और नवंबर 1962 में चीन के द्वारा हमला किया जाता है। पहला हमला होता है नेफा वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, इसका मतलब कि अक्टूबर 1962 में नेफा पे आक्रमण होता है, चीन आक्रमण करता है। मैकमोहन जो रेखा है, चीन ऐसी बात करता है, दावा करता है कि ये भाई जो भाग है नेफा वाला ये मेरा भाग है, यानी अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को हड़पना चाहता है। चीन दावा करता है कि जो मैकमोहन रेखा खींची गई है ना, ये रेखा ठीक नहीं है, यानी भारत मेरे क्षेत्र में है, मेरी भूमि में भारत निवास कर रहा है। तो चीन सबसे पहले आक्रमण कहां पे करता है, नेफा में। कब करता है, अक्टूबर 1962। कब करता है, अक्टूबर 1962 में। उसके बाद में देखो नवंबर 1962 में चीन हमला कर रहा है, कहां पर है, अक्साई चीन जो लद्दाख में पड़ता है। आप इस बात को भी याद रखना, यहाँ पर है चीन ने सड़क निर्माण का कार्य भी किया था, कहां पर, अक्साई चीन में। हाँ, आपके बहुत ज्यादा गहराई से चीजें नहीं आएगी, आपको तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल कहां से बन रहा है आप उतना ही ध्यान रखो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जिनका 12वीं क्लास में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, अगर जिनका राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट नहीं भी है ना, तो वो भी किसी बात की चिंता नहीं करे। इस तरह से हम लगातार पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों से आपके पेपर में कुछ भी चीजें बाहर से नहीं आएगी। तिब्बत मुद्दा, दूसरी बात थी तिब्बत मुद्दा। तिब्बत कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है,
तिब्बत एक पहाड़ी क्षेत्र है। 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण करना। अब देखो तिब्बत एक पहाड़ी इलाका है और तिब्बत के ऊपर 1950 में चीन ने क्या कर लिया, उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया। अब देखो हमारा जो पंचशील समझौता हुआ था, कब हुआ था? 24 अप्रैल 1954, जिसमें हमने कहा था कि क्षेत्रीय अखंडता हमारी बरकरार रहेगी, हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो चीन को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो मैंने तिब्बत के ऊपर जो नियंत्रण किया है ये मेरा स्वायत्त मामला है, ये मेरी क्षेत्रीय अखंडता का मामला है, ये मेरा आंतरिक मामला है, इसका भारत क्या करेगा? समर्थन करेगा। क्योंकि पंचशील समझौता नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में जो हुआ था उसमें एक बात यह भी थी, क्षेत्रीय अखंडता का मान सम्मान करना। तो चीन को ऐसा लग रहा था कि मेरी क्षेत्रीय अखंडता है, ये मेरे आंतरिक मामला है, इसमें भारत क्या नहीं करेगा? इंटरफेयर नहीं करेगा। हालांकि वो समर्थन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी के विपरीत हो जाएगी। क्यों विपरीत हो जाएगी? 1956 में क्या होता है, चाउ एन लाई और दलाई लामा वहाँ के धर्मगुरु है, बौद्ध धर्म से उनका संबंध है, तो वो भारत की यात्रा पे आते हैं। और भारत की यात्रा पे आते हैं तो 1956 में दलाई लामा ने नेहरू जी को पूरी बात बताई, भारतीय सरकार के सामने अपनी परेशानियों को रखा कि चीन उनके साथ में अत्याचार कर रहा है, उनके क्षेत्र को हड़प रहा है, हमारी जो तिब्बती संस्कृति है उसको वो नष्ट करने का प्रयास कर रहा है चीन। जब नेहरू जी ने बातचीत करी चाउ एन लाई के साथ में, तो वहां से जवाब आया कि हम क्या, उन्होंने दावा किया कि तिब्बत को उन्होंने क्या प्रदान कर दी है? स्वायत्तता प्रदान कर दी है। इस तरह से अब देखो 1958 में क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। वहां के बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जिनकी संस्कृति है, या तो तिब्बती लोग हैं, उनकी भाषा को नष्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा जब विद्रोह होता है उसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। और 1959 में दलाई लामा क्या करते हैं, शरणार्थी बन के क्या करते हैं, हाँ, बहुत सारे तिब्बती शरणार्थियों के साथ में क्या करते हैं, भारत में शरण लेते हैं। और आपने देखा होगा भारत एक ऐसा देश है जहां पर कितने भी शरणार्थी हो, कितने भी बाहर से लोग आए, क्योंकि मेहमानों का देश है, हाँ, मेहमानों का स्वागत किया जाता है। ऐसे ही शरणार्थी जब यहाँ पे शरणार्थी बनकर आए, उन्होंने मांग करी कि भाई हमारे वहां पर अत्याचार हो रहा है, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, अपना बुरा समय हम यहाँ पे बिताना चाहते हैं। तो भारत ने अपनी अतिथि देवो भव की संस्कृति का पालन करते हुए 1959 में दलाई लामा और बहुत सारे तिब्बती तो शरणार्थी आए थे, उनको क्या दिया था, यहाँ पर शरण दिया था। और अगर ऐसा आपके सामने सवाल आ जाए, भारत में सबसे ज्यादा शरणार्थी जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र से आए, वर्तमान में भी जिनका संबंध दलाई लामा या उन धर्मगुरु से है, तो आप कहते हो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ये सारी की सारी बातें आप याद रखो। चीन आक्रमण 1962, प्रमुख दो बातें, प्रमुख दो मुद्दे, सीमा विवाद। सीमा विवाद में अक्साई चीन वाला क्षेत्र है और दूसरा नेफावाड़ा है। दोनों ही क्षेत्रों पे आक्रमण होता है। 1962 में आक्रमण होता है। और उसके बाद में दूसरा मुद्दा तिब्बत वाड़ा है। और तिब्बत को जो चीन है क्या बना रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण कर रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्र है। और दलाई लामा के द्वारा जब भारत में शरण ली जाती है 1959 में, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे संबंध क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और हम जब उनको शरण देंगे तो चीन को ऐसा लगेगा कि भारत हमारे साथ क्या कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, हमारे क्षेत्रीय अखंडता है, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। भारत को तो अधिकार ही नहीं है। हमारा समझौता हुआ है 24 अप्रैल 1955, कौन सा रे, पंचशील का समझौता। तो भारत को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। तो भारत के साथ में उनके संबंध है, आपको पता है, जब विश्वास टूट जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम है बड़ा घातक होता है, लड़ाई दंगे होते हैं। और विश्वास टूटने के बाद में तो बातें लंबे टाइम तक चलती नहीं है। अब देखो, और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट किसके रूप में आता है, भारत और चीन का युद्ध होता है। अब कैसे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धक्का लगना, यानी भारत ने जो पंचशील समझौता किया था तो लोगों ने आलोचना करी कि भारत ने उसके सिद्धांतों को पालन नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को थोड़ा सा झटका लगा। भारत और चीन के संबंध पूरी तरह से क्या हो गए, कुछ समय के लिए समाप्त हो गए। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आता है कि फिर कब तक समाप्त रहे आपके संबंध। 1976 में ही उनके जो राजनयिक संबंध थे, ये राजनीति से संबंध थे, दोबारा से क्या हुए, स्थापित हुए। हमारे को यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो
उसमें विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ का दौरा करते हैं? चीन का दौरा करते हैं। थोड़ा सा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है तो इसको भी आप एक नंबर के नजरिए से याद रखेगा कि 1979 में कौन से विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया था, जब 1976 में हमारे संबंध दोबारा से किसके साथ बहाल हो गए थे? चीन के साथ बहाल हो गए थे। इसके अलावा भारत और चीन का जो युद्ध था उसका और कारण क्या रखा? कारण क्या कह सकते हैं? नेहरू की दूरदर्शिता की कमी। पटेल ने पहले ही कहा था कि भारत चीनी भाई भाई नहीं है, और आपने जो मैकमोहन रेखा पे अर्धसैनिक बल तैनात कर रखा है, या आपने पंचशील जो समझौता किया है, आप चीन को अपना दोस्त मान रहे हो, लेकिन चीन की मंशा को आप समझ नहीं पा रहे हो, आपका फ्यूचर खतरे में है। किसकी बात को नहीं समझ पाए नेहरू जी? पटेल जी की बात को नहीं समझ पाए। पटेल जी ने कितनी सारी रियासतों का एकीकरण कर दिया, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाई, या एक्सटेंड कौन सा था प्री ग्रहण का जो साधन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो विलय पत्र था। इतना बड़ा काम करने के बाद में अगर इतने बुजुर्ग आदमी बात को हम टालम टोल करते हैं, उनकी बात को मानते नहीं है, तो उसका परिणाम क्या आता है? युद्ध और लड़ाई। देखो नेहरू की जो दूरदर्शिता है, यानी नेहरू ने कभी भांपा ही नहीं था, और जब 1962 का युद्ध होता है, नेहरू की जो असफलता है, उस असफलता के बाद में एक कांग्रेसी नेता है, आप कह सकते हो जेबी कृपलानी के द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन उनकी सरकार क्यों नहीं गिरी? वो पारित नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी सरकार कैसे थी? बहुमत में थी, और ब्रिटेन और अमेरिका से हमने उस समय क्या लिया? सहयोग लिया। ये कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं, आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करो। थोड़ा सर्दी का मौसम है, तो आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें और लगातार इन चीज़ों को आप पढ़ते रहें। हम देख पा रहे हैं कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ, उसमें कौन कौन सी बातें, क्या क्या घटनाएं ऐसी घटित थी, इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकते हैं? उस युद्ध के बाद में हमारे देश के जो लोग थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को धक्का लगा, हमारे को अचानक से विश्वास टूटा, और विश्वास का परिणाम जब युद्ध हुआ तो हमारे देश के लोगों में कौन सी भावना का उदय हुआ? हाँ, राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना। इसके अलावा उसमें रक्षा मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया। जब कोई व्यक्ति मान लो कि किसी पद पर तैनात है और उसी विभाग में कोई ऐसी खामी आ जाती है, उसको नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो वो अंदर से टूट जाता है। ऐसे ही वीके कृष्ण मेनन 1957 से 1962 रक्षा मंत्री रहे थे, और उन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो पूछा जा सकता है रक्षा मंत्री कौन थे 1962 में युद्ध के समय? चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, वीके कृष्ण मेनन था। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, हालांकि पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया है, यानी सीपीआई का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। सीपीआई माकपा बन गई थी, रूसी विचारधारा, और साथ में आपकी सीपीआई एम यानी माकपा, ये ऊपर वाली भाकपा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगी। यानी चीनी विचारधारा को जो लोग मानते हैं सीपीआईएम, और साथ में जो सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपका भा है, आप इसको भा कर लेना। रूसी विचारधारा का जो समर्थन कर रहे थे, यानी सीपीआई का विभाजन भी हो गया 1962 में युद्ध के बाद में। इसके अलावा पूर्वोत्तर की जो डावाडोल स्थिति थी उससे हमारा परिचय हुआ, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों पे हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे 1962 का जो युद्ध हुआ तो पूर्वोत्तर के राज्य हमारे नजर में आए। 1963 में जनजातीय राज्य नागालैंड बन गया। कौन सा राज्य बन गया? साथ में त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित अधिकार उन लोगों को वहां पर मिल गए थे। इस प्रकार की बातें हमने पहले चैप्टर में कर ली थी। इंपोर्टेंट आपके यहां से बन रहा है, कृष्ण मेनन वाला, रक्षा मंत्री के द्वारा क्या देना? त्यागपत्र देना, और सीपीआई पार्टी का क्या होना? विभाजन होना। पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो रहे, शांति, वार्स एंड पीस विथ पाकिस्तान। कौन कौन सा वार हो रहा है पाकिस्तान के साथ? देखो, पाकिस्तान अपना एक ऐसा पड़ोसी देश रहा है, देश की आज़ादी से अगर हम पहले बात करें, चाहे मुस्लिम लीग के द्वारा जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, उसके बाद में पार्टीशन होना, विभाजन होकर देश का बढ़ना, तो हमारे संबंध हमेशा ही कड़वे संबंध रहे हैं, खट्टे संबंध रहे हैं। हमेशा से ही पाकिस्तान ने भारत के साथ में अपने संबंधों को खट्टा ही रखा है, मीठा करने का प्रयास ही नहीं किया। तो कुछ यहाँ पे युद्धों का विवरण है, आपको याद रखना है। 1947 का समय है, इसको कबायली जाति के जो लोग थे
सेना के साथ मिलके वो लोग क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में वो अटैक करते हैं, उसे छाया युद्ध कहते हैं। और एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, और कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के हाथ में चला जाता है, उसको आप कौन सा कहते हैं, आजाद कश्मीर कहते हैं। और उस युद्ध को किसकी संज्ञा दी जाती है, छाया युद्ध की। ये हमारी पहली झड़प थी आज़ादी के बाद में पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत में जो महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था किसके दौरान, पार्टीशन के दौरान, विभाजन के समय, तो हमने एक सहयोग की बात अपनाई थी। हम अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए, यानी 1947 में जो छाया युद्ध हुआ था, उसके बाद में आपको याद रहा होगा भारत ने सेना भेजी, उसके बाद में जो हरि सिंह वहाँ का राजा था कश्मीर का, विलय पत्र पर साइन किया और जम्मू कश्मीर को हमने भारतीय संघ में मिलाया था। ये कुछ प्रकार की घटनाएं थी, हम आगे पढ़ेंगे। सहयोग वाली कौन कौन सी बातें हैं भारत और पाकिस्तान में, किन 2 बातों या 3 बातों से लगता है कि हमने अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया है। एक तो महिलाओं का जो आदान प्रदान हमने किया, क्योंकि विभाजन के समय कुछ महिलाएं पाकिस्तान में रह गई थी, कुछ भारत में रह गई थी, तो हमने क्या कर दिया, जहां जहां की निवासी महिला थी उसको हमने क्या कर दिया, वहां की महिलाओं को वहां लौटा दिया और वहां की महिलाओं को अपने देश में लेके आ गए। तो इस बात से पता चलता है कि हमने अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, कौन 2 देशों के बीच में, भारत और पाक, नेहरू और अयूब खान। कौन है, मध्यस्थता किसकी थी, मीडियम कौन बना था इस समझौते को करवाने में, विश्व बैंक। बहुत अच्छा सवाल यहां से बनता है कि सिंधु नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य में। नेहरू और अयूब खान है, मध्यस्थता कौन कर रहा है यहाँ पर, विश्व बैंक कर रहा है। 1965 में एक घटना घटित हो रही है, कच्छ के रण को लेकर हमने क्या किया है, हाँ किसके साथ युद्ध हुआ है हमारा, पाकिस्तान के साथ। 1965 का समय है, 1900 यूएनओ इसमें मध्यस्थता करता है और युद्ध विराम हो जाता है। 1965 का जो युद्ध है, और उसमें मध्यस्थता कौन कर रहा है, यहाँ पर मध्यस्थता यहाँ पे आपके कर रहा है यूएनओ। उसके बाद में ताशकंद समझौते की हम बात करते हैं, हाँ उसमें लाल बहादुर शास्त्री क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सोवियत रूस उसमें क्या करता है, मध्यस्थता करता है, कोशिगन की मध्यस्थता होती है। और साथ में हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे सवाल आपका ये बन रहा है कि जो 1965 में युद्ध हुआ, उस युद्ध को विराम करने में किसने सहायता करी थी, तो उसमें मध्यस्थता किसकी थी, यूएनओ की थी। यानी उस युद्ध को क्या समाप्त कर दो। प्रश्न यहां से ऐसा बन सकता है आपके कि ताशकंद जो समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में, भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में, उसमें मध्यस्थता किसने करी थी, सोवियत रूस। किसने करी थी, सोवियत रूस में करी थी। उज्बेकिस्तान उसमें सोवियत रूस में आया करता था। 10 जनवरी 1966 आपको पूछा जा सकता है, ताशकंद समझौते की तारीख आपको याद रखनी है। अब देखो 1962 में हमने युद्ध किया, 1965 में युद्ध किया। 1962 के युद्ध के बारे में हमने जाना, चीन के साथ 2 क्षेत्रों को लेकर हमारा युद्ध हुआ। अक्साई चीन था, दूसरा क्षेत्र कौन सा था आपका, नेपावाड़ा क्षेत्र था, सीमा विवाद था, तिब्बत वाला मुद्दा था, दलाई लामा का 1959 में भारत में आना, शरण मांगना, दिल्ली और हिमाचल में बहुत सारे शरणार्थियों का आना, बौद्ध धर्म के लोगों का आना। तो उस समय रक्षा जो हमारा व्यय था बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कौन सा व्यय बढ़ गया था, सेना में हम हथियारों के लिए पैसा खर्च कर रहे थे, तो हमारे को 2 विभाग बनाने पड़े 1962 और 65 में। इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनते हैं, 1962 में कौन सा विभाग बना, रक्षा उत्पाद विभाग, 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग, प्रोडक्शन एंड सप्लाई, आप ऐसे याद रखो। यानी रक्षा उत्पाद विभाग कब बना, 1962 में, रक्षा आपूर्ति विभाग कब बना, 1965 में। फटाफटा बताओ तो इसका स्क्रीनशॉट लो। उन्नीस सौ 1965 और 1971। अब देखो बांग्लादेश का युद्ध कहते हैं, बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम कहते हैं। बांग्लादेश जिसको पूर्वी पाकिस्तान पहले कहते थे, जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने आया, जिसकी राजधानी ढाका है। पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य लंबे समय से जो संघर्ष था, और उस संघर्ष की वजह से जब पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से सहायता मांगी और भारत की सेना वहां गई, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इसलिए हमने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भी इस युद्ध के वजह से बढ़ी, क्योंकि 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था, 16 तारीख को खत्म हुआ दिसंबर में, हमने विजय दिवस मनाया। तो छोटी छोटी बातें यहाँ पर भी अपने को देख लेनी चाहिए, क्या घटनाएं थी, इस युद्ध का कारण क्या है।
इस युद्ध का कारण है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में आपस में टकराव है। कौन सी चीजों को लेके? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि सत्ता में भागीदारी हमारे को प्रॉपर नहीं मिल रही है, साथ में जो हमारी बंगला संस्कृति है उस बंगला संस्कृति को उर्दू भाषा थोपने का प्रयास हो रहा है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। कौन सा पाकिस्तान? पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा। और हमारी भाषा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है या हमारे साथ में अत्याचार हो रहे थे। ये कुछ कारण थे किसके बीच में युद्ध होने का? पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में इन चीजों को लेकर टकराव था। पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाक के बीच में युद्ध हुआ। अब देखो क्या होता है, शेख मुजीब रहमान एक बड़े नेता है, कहाँ के? वो है पूर्वी पाकिस्तान के यानी बांग्लादेश के। उन्होंने एक लीग बनाई, उस लीग का नाम है अवामी लीग। कौन सी लीग है? अवामी लीग है। और उस लीग ने किसकी मांग की? स्वायत्ता की मांग की। स्वायत्ता की मांग की तो उन्होंने विचार दिया, किसने? पश्चिम पाकिस्तान ने, कि हम फिर से क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान सभा बनाएंगे, ऐसी कुछ बातें कह के उन्होंने कहा कि हम एक परिसंघ के लिए चुनाव करेंगे। परिसंघ के चुनाव के लिए उन्होंने ये बात कही तो ऐसा माना जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग को बड़ी संख्या में क्या मिली, कह सकते हैं कि उसको जीत मिली या उसका लोगों का समर्थन मिला। ऐसी दशा में पश्चिम पाकिस्तान का शासक है याया खान क्या करता है, सेना भेजता है और उस परिसंघ की जो चुनाव के लिए बातें हो रही थी उसको खारिज कर देता है। और याया खान सेना के द्वारा कौन से लोगों के साथ में? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ में क्या करता है? अत्याचार करता है और उन लोगों को या उन महिलाओं को, उन बच्चों को बुरी तरह से हिंसक तरीके से मारा पीटा जाता है। अब देखो कारण क्या था? इन चीजों को लेकर युद्ध था। किसको? सत्ता में भागीदारी को लेकर युद्ध था या अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास था या पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहे थे, इन बातों को लेकर उनके बीच में क्या था? युद्ध था, टकराव था। पश्चिम पाकिस्तान ने क्या कर दी, उन्होंने कहा कि हम परिसंघ बनाएंगे, लेकिन उस बात को नकार दिया। जब शेख मुजीब रहमान ने क्या किया, अवामी लीग का नेतृत्व किया, अवामी लीग का प्रभुत्व ज्यादा था, बात बनी नहीं। याया खान ने सेना भेजी, सेना ने जब अत्याचार किया तो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ने भारत से क्या मांगी? सहायता मांगी। तो 3 दिसंबर 1971 को युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। भारत अपनी सेना भेजता है और कहते हैं कि 16 तारीख को, कौन सी तारीख को? दिसंबर का महीना है, उस दिन बांग्लादेश क्या हो जाता है? जीत जाता है। पश्चिम पाकिस्तान की सेना क्या कर देती है? आत्मसमर्पण कर देती है। इसी के साथ में 16 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। और उसी दिन कौन? उसी दिन आपका बांग्लादेश क्या मनाता है? मुक्ति संग्राम मनाता है। तो कई बार पूछ लेता है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। भारत उस दिन विजय दिवस क्यों मनाता है? क्योंकि हमारी सेना ने क्या किया था? हमारी सेना ने बांग्लादेश में जाकर क्या कर दिया? पश्चिम पाकिस्तान की सेना को क्या करवा दिया था? आत्मसमर्पण करवा दिया था। तो उस समय हमारी जो लोकप्रिय नेता थी कौन? इंदिरा गांधी। उसकी शानो शौकत पूरे संसार में क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। देखो इससे पहले कुछ बातें थी, आप याद रखो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो रिचर्ड निक्सन है, उनका एक मंत्री है, विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर, एक यात्रा करता है पाकिस्तान की और चीन की। तो अपने को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के संबंध किसके साथ बेहतर हो रहे थे? पाकिस्तान और चीन के साथ है। आप याद रखो 1971 में क्या होता है, जब अमेरिका के, पाकिस्तान के, चीन के संबंध बहुत बेहतर हो रहे थे, तो हमने किसके साथ संधि करी? हमने सोवियत रूस के साथ संधि करी, 20 वर्षीय संधि। तो पूछा जा सकता है 20 वर्षीय संधि हमने किसके साथ करी? सोवियत रूस के साथ में। उसके बाद में एक समझौता हुआ था 1971 के बाद में, शिमला समझौता, 3 जुलाई 1972। आपको याद रखना है किसके बीच में? इंदिरा गांधी वर्सेज जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन से दो देशों के बीच में? अपने को याद रखना है भारत और पाकिस्तान। क्योंकि हमने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? 1971 की लड़ाई लड़ी थी, बांग्लादेश वाली। फिर से भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो, इसके लिए हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वर्सेज जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक समझौता हुआ था। उसको कौन सा समझौता कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं, क्योंकि भारत के ये शिमला शहर में हुआ था। कब हुआ था? 3 जुलाई 1972। बीच में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं। फिर से 1999 में एक घटना और घटित हो जाएगी। 26 जुलाई को 1999 की बात है, और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल 1999 की बात है, पहाड़ी क्षेत्र कारगिल, जहां पर
चार इलाकों का नाम दे रखा है, द्रास है, मास्को है, काक्सर है, बतालिक है। इन चारों को आप याद रखो कि द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक का संबंध कौन से युद्ध से है? कारगिल संघर्ष से है। मुजाहिदीन जो लोग हैं वो नियंत्रण जो सीमा रेखा है उसके ऊपर हमला करते हैं 26 जुलाई, और उसके बाद में भारतीय सेना के साथ उन लोगों का युद्ध होता है मुजाहिदीनों का, और हम क्या कर लेते हैं, उनको जब पराजित कर देते हैं 26 जुलाई तो वो 1999 को, तो उस दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस समय क्या होता है, 1998 में चंगाई नाम के पहाड़ी है उस पर पाकिस्तान क्या करता है? परमाणु परीक्षण करता है। इसलिए भारत 99 में कर लेता है। तो ऐसी बात है कि भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो परमाणु का परीक्षण 1998 और 99 में किया गया, तो पूरे संसार भर में इस बात की थोड़ा सा भय पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि परमाणु का दोबारा से प्रयोग हो जाए। परवेज मुशर्रफ के द्वारा उसके बाद में एक घटना घटित होती है, परवेज मुशर्रफ के द्वारा तख्ता पलट किया जाता है, और नवाज शरीफ जो वहाँ का राजकीय शासक था, जो राज्य शासक था, उसको क्या किया जाता है? हरा दिया जाता है। परवेज मुशर्रफ एक सेना शासक था, जो सैन्य शासक या सेना के द्वारा क्या किया जाता है? उसे देश का, पाकिस्तान का शासन हाथ में आ जाता है। 2001 में आगरा शिखर वार्ता परवेज मुशर्रफ वर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में होता है। हालांकि आपकी इस प्रकार की चीजें आपके आएगी नहीं। भारत की परमाणु नीति है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी है। 1974 में परमाणु परीक्षण, इंदिरा गांधी। सवाल यहाँ से ऐसा बनाएगा कि हमने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? आपको याद रखना है 1974 में। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पूरे संसार भर में परमाणु को लेके होड़ा-होड़ी चल रही थी। अब देखो, क्योंकि 1 जनवरी 1967 से पहले एक नीति बनी थी जिसको कहते हैं एनपीटी नीति, यानी इस तारीख से पहले पहले जिसने भी परमाणु बना लिया वो बना लिया, इसके बाद में कोई भी देश परमाणु नहीं बनाएगा। उसके बाद में जुलाई 1968 में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस और चीन, हाँ, इन सभी देशों ने क्या किया था? इस नीति पे हस्ताक्षर किया था। और उसके बाद में 5 मार्च 1970 को यह नीति क्या हो गई थी? लागू हो गई थी। उसके बाद में 1995 में व्यापक परमाणु अप्रसार संधि यानी उस संधि को 25 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1998 में हमने कौन सा परमाणु परीक्षण किया था? दूसरा किया था। इसके अलावा ऊपर देखो आप, 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा परमाणु परीक्षण करना, 1973 में अरब और इजराइल का क्या होना? संघर्ष होना, तेल कीमतों का बढ़ना, नेहरू के द्वारा 1940 के दशक में होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में क्या करना? परमाणु संयंत्र स्थापित करना। परमाणु का जो निर्माण था, भारत ने क्या बताया कि इसका निर्माण हम क्या कर रहे हैं? शांति उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि का संबंध किससे है? 1968 से है। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो आपकी परिषद है, सुरक्षा परिषद है, उसके जो स्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर मिला है, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन, इनका क्या दावा था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने भी परमाणु बना लिया उसने बना लिया, अब आपको क्या नहीं करना है? परमाणु नहीं बनाना है। इसके ऊपर जुलाई 1968 में हस्ताक्षर कर दिए रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन ने। 5 मार्च 1970 को यह नीति लागू हो जाती है। 1995 में इस नीति को क्या किया जाता है? 25 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। उसको क्या नाम दिया जाता है? व्यापक परमाणु अप्रसार सीटीबीटी। भारत इसका क्या करता है? विरोध करता है। भारत कहता है कि नहीं, हम परमाणु बनाएंगे लेकिन क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ शांति उद्देश्य के लिए बनाएंगे। हम आगे के पार्टों में पढ़ेंगे जब सुरक्षा का मैटर आएगा, सुरक्षा का पार्ट आएगा कि जो आपकी ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी है उसके अर्थ क्या है, तब आपको इन चीजों को पढ़ना है। 1998 में हमने क्या किया? दूसरा परमाणु परीक्षण किया। 3 बातों पर सहमति है हमारी विदेश नीतियों को लेकर। कौन कौन सी बात है? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, चाहे आपके राष्ट्रीय हित हो, हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति को लेकर कुछ बातें ऐसी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, ये राजनीतिक दल है, आपस में टकराव जरूर रहे हैं, फिर भी कुछ बातें ऐसी है जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर है, क्षेत्रीय अखंडता को लेकर है, और साथ में राष्ट्रीय हितों को लेकर है, कि इन बातों में हम क्या रहेंगे? एकदम से हमेशा ही आगे रहेंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करो। इतने सारे राजनीतिक पार्टियां आई, फिर भी हमने हमेशा ही हमारी जो विदेश नीति थी, गुटनिरपेक्षता की नीति कह सकते हैं, या हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। तो हमने हमारी विदेश नीति में 3 चीज़ों को हमेशा से पालन किया। एक तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की रक्षा करना, साथ में राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना, और साथ में आपका एक यहाँ पे पॉइंट और आ जाएगा, आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्षेत्रीय अखंडता की
रक्षा करना। इस तरह से हमारे आज 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। CUET 2024 एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभिनंदन। लगातार आप जुड़े रहे। हम इसके बाद में 5वां अध्याय करेंगे, कांग्रेस प्रणाली और उसकी पुनर्स्थापना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।